हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। मैं हूं अपर्णा गांगुली कोलकाता से। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं मिसेस सुनीता श्रीवास्तव जी फ्रॉम नोएडा। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपर्णा जी। आपको धन्यवाद कि आपने हमें इस परिवार में शामिल किया। इस वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर। और थैंक यू। बताइए कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया? हाँ जी, तो आज हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। सुनीता जी, आप एक टीचर रह चुके हैं और आप एक सीनियर स्कूल क्लास 8 to 10 के बच्चों को पढ़ाते थे, यानी कि आपने हैंडल किया है टीनेजर्स को, जो बहुत ही हम सब जानते हैं कि एक फ्रजाइल स्टेट होता है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ टीचर आपने इतने बच्चों को संभाला है। आज के दुनिया में हमेशा से ही था, लेकिन आज ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि आज सोशल नेटवर्क का जमाना है, सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो देखा जाता है कि बच्चे कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते चले जा रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन कुछ तो। उन लोगों को एज अ टीचर आप क्या मतलब कि आप कैसा उपदेश देना चाहेंगे कि उस वहां से वापस कैसे आएगा एक बच्चा, अगर जो डिस्ट्रक्शन की ओर चला जा रहा है जो बच्चे। ये हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत ही गंभीर विषय लिया है आपने अपर्णा जी। और ये तो इतना वास्ट है आज के समय में कि इसका बहुत थोड़े समय में हम सबको आंसर, क्योंकि हर आदमी का अपना मत है। मैं अपने पार्ट से बोलूंगी, अपने मत से बोलूंगी कि प्रत्येक समाज में, हर युग में, प्रत्येक समाज में बच्चे हमारे नींव रहे हैं। और हमको अपने नींव को मजबूत ही रखना था। लेकिन कुछ ऐसा सरकमस्टेंसेस आते हैं, कुछ ऐसे समय होता है कि बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके लिए केवल बच्चे नहीं जिम्मेदार है, उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं जो कि बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अगर उनके पाँव में कीचड़ लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, इसके पीछे हम समाज के गुरुजन, माँ बाप, उनके जो भी अग्रज हैं, बड़े लोग हैं, वो सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब आपने पूछा कि ये बच्चे क्यों ऐसे होते चले जा रहे हैं। इसके लिए ये जो हमारा कंपटीशन का समय है ना अपर्णा जी, ये मुझे लगता है कि ये जो हमारे हर आदमी के अंदर एक प्रतिस्पर्धा भरी हुई है। हर आदमी को एक होड़ मची हुई है। आज से 40-50 साल पहले का समय अगर हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्थिरता थी इंसान के अंदर में, उसके दिमाग में एक स्थिरता थी। एक तरफ था कि भाई हमें इंजीनियरिंग में जाना है, हमें मेडिकल में जाना है, या हमें समाज के इस तरफ जाना है। आज जैसे जैसे इंसानी हवस बढ़ती जा रही है, बहुत थोड़े में और शॉर्टकट मेथड जो बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं रह गया है, थोड़े में उन्हें सब कुछ पा लेने की इच्छा है। उसके उसका ये बर्ताव है कि उनके अंदर इतना ज्यादा एग्रेसिवनेस आ गया है। और बच्चों के अंदर ही नहीं, पेरेंट्स के अंदर भी है, समाज में भी है अपर्णा, कि वो जो है चाहते हैं कि थोड़े समय में हमको कितना ज्यादा हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाएं, कितना ज्यादा हम दे दें। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि हमारे बच्चे किस रास्ते पे जाएंगे, हमारे फैमिली के और लोग किस रास्ते पे जाएंगे। उनको बस होड़ है कि हाँ, हमें ज्यादा पाना है थोड़े समय में। पहले का समय अगर आपको याद हो तो हम लोग 4-5 भाई बहन होते थे, कजन्स होते थे, किसी फेस्टिवल पे या वेकेशंस पे हम लोग मिलते थे। हमारे अंदर एक तरह से भावना होती थी मिलजुल के करने की, हमको शेयरिंग पद्धति आती थी। आज आप देख लीजिए, हर घर में एक बच्चा है या दो बच्चे हैं, सबके रूम अलग हैं, सबके टॉयलेट्स अलग है, सबकी बात, सबके हर चीज अलग है। दे हैव नो एनी पेशेंस टू शेयर एनीथिंग। तो ये छोटी छोटी चीजें जो मिल के ना, उसने हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे ब्रेन को जो है इस तरह बना दिया कि मी एंड ओनली मी, हम और हम ही है। इससे उसके अंदर किसी के साथ शेयरिंग नहीं, किसी के साथ कंफर्ट नहीं, किसी के साथ कुछ नहीं। और वो अपना अपने अपने में सीमित होता चला गया। माँ बाप ने भी सोचा कि हम बच्चों के साथ बहुत ज्यादा उनको कंफर्ट जोन, जो हर देखिए हर युग में ये हुआ है
हर समय ये हुआ है कि जो हमें नहीं मिल पाया वो हम अपनी इच्छाओं को, अपनी सुविधाओं को हम चाहते हैं कि जब हम पेरेंट बनेंगे तो हम अपने बच्चों को देंगे। तो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं। पहले 5-6 बच्चे होते थे, चलो भई 5-6 भाई-बहन होते थे, सब लोग मिलके हम लोगों ने तो एक थाली में भी खाना खाया है। आज कैन यू बिलीव, आज बच्चे अपना-अपना प्लेट, अपनी चम्मचे तक अलग रखते हैं। ये क्या हो गया है भाई? हम लोग ड्रेसेस अपनी एक साथ शेयरिंग कर लेते थे। आज बच्चे रूम में, अगर घर में एक एड दिखाता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले टीवी में देखा कि उस वो किसी सफाई का उसका एड था कि मम्मा मैं अपना रूम शेयर नहीं करूँगा। अरे ये मुझे सोच के उसकी बस बच्चे की फीलिंग साइकोलॉजी को देख के लग रहा है कि ये बच्चा क्या कह रहा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। ये तो ये एड इनको देना ही नहीं चाहिए था। वो कहता कि मम्मा कोई आ रहा है क्या घर में? मैं उसके साथ अपना रूम शेयर करूँगा। लेकिन ये समय इतना खराब आ गया है कि हर आदमी केवल अपने तक ही सीमित हो गया है। माँ-बाप भी चाह रहे हैं कि उन्होंने पैसे के बल पे हर काम बच्चे को केवल और केवल उनको फैसिलिटीज़ देना, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं कि उन्होंने क्या गैजेट्स बच्चों को दे दिए, क्या उसमें वो देख रहे हैं, कौन-सा गेम खेल रहे हैं, कैसे वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बच्चे को आपके पैसे से अपर्णा जी मतलब नहीं है। बच्चे को आपके घर और बहुत बड़े अट्टालिकाओं से और बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टीज़ से मतलब नहीं है। उसके लिए वैल्यूएबल है पूरा नहीं, थोड़ा-सा समय अपने मम्मी-पापा का। आपने फ़ोन से बच्चे को कनेक्ट कर लिया, बेटा आपने खाना खा लिया, आपने ये कर लिया, ऐसे कर लिया। अरे! ये नहीं चाहिए बच्चे को चाहिए कि उसके माथे को सहलाने वाली उसकी मम्मी का लैप हो, उसके पापा की गोदी हो, लेकिन आज वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनकी इतनी फैमिली कहे या इतनी ज़्यादा सोशल बाउंड्रीज़ हैं कि वो उसमें बंधे हुए हैं। वो 10 बजे, 11 बजे रात तक घर लौटते हैं, अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों से अपने पोज़ीशन से बाहर निकल के आते हैं, तब तक बच्चा उनका सो चुका होता है। फिर सुबह वो गाड़ी में या बस में या कार में, जैसे जिसके घर की परिस्थिति है, वैसे वो वापस फिर चला जाता है। मम्मी को टाइम नहीं है, ठीक है, आपने कैमराज़ लगा दिए हैं, कैमरे से आप चेक कर रही हैं, लेकिन हर समय तो नहीं, कैमरे के भी बहुत सारे साधन हैं, कैमरे को भी आदमी हाइड कर सकता है। अभी आपने देखा ना कि ऐसे ही हम ही लोगों जैसे तो कोई पेरेंट्स होंगे जो ये बैंगलोर का किस्सा अभी दिखा रहा है कि उसके ऊपर टॉयलेट उसे क्या बोलते हैं उसे, शेयरिंग उसे शावर, शावर से लेके टॉयलेट उसको शावर। डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, टॉयलेट शावर से केयर उसको कर रहा गिवर, है, 2-2 मतलब कि ढाई-ढाई साल। के केव जेमिनी के जो केयर गिवर्स हैं, जहाँ पे उनका कोई नर्सरी था, वहां पे माय बच्चों को गॉड! रखते हैं। सुन के हालत खराब, सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि किस तरह की परवरिश और किस तरह से लोग, अरे ऐसे लोगों को तो माँ-बाप बनने के लिए जब समय हो तो माँ-बाप बनना चाहिए। और फिर वो सारी की सारी अपनी लायबिलिटी जो है स्कूल में डाल देते हैं। पीटीएम में जब जाते हैं तो भाई गाड़ी की चाबी घुमाते हुए पहुंचे, हाँ मैडम बताइए क्या है। हमने कई बार झेला है, देखा है, हमने पीटीएम्स में देखा है। और मैडम मैडम ऐसा तो नहीं हो सकता, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाउ आई आई एम रिस्पॉन्सिबल, कैसे मैं रिस्पॉन्सिबल हो सकती हूँ? मैं तो केवल 2 घंटे 4 घंटे के लिए हूँ ना। घर का वातावरण तो जो आप दे रहे हैं उसी तरह का है। आप अपने घर में बच्चे को, पेपर है, आपने अपने घर में गेट टुगेदर रख रखा है, क्योंकि आपका मंथली मीटिंग का टाइम है। आपने वहाँ टाइम नहीं सोचा कि हमारे बच्चे का पेपर है या हमारे बच्चे के लिए इस समय इम्पोर्टेंट टाइम है, उसका प्रोजेक्ट वर्क है या उसके साथ इन्वॉल्व होने का टाइम है। आपने उस समय अपने घर में बियर पार्टी रख ली या व्हाटएवर जो भी है, एक फैमिली गेट टुगेदर रख लिया। अब बच्चा तो कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा ऐसे उसमें, और एक है मैं ना? पूछना तो चाहूंगी ये सारी, आपसे। हाँ, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल स्कूल में जो स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए हैं कि नो पनिशमेंट ओनली रिवॉर्ड, फेल नहीं होना, एग्जाम नहीं लेना, तो इसका क्या असर पड़ रहा होगा बच्चों पर और हमारे फ्यूचर पर भी क्या असर, आपको क्या लगता है? अपर्णा जी मेरे हिसाब से तो ठीक है, बहुत कारपोरल पनिशमेंट आप बहुत स्ट्रिक्ट मत करिए, लेकिन भय बिन होए न प्रीत।
किसी से भी भय के बिना प्रीत नहीं हो सकती। ठीक है, हम उनको साइकोलॉजिकल उससे हम उनको डराएंगे नहीं, उनके उसको मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आदमी को पनिशमेंट होना ही चाहिए। और पनिशमेंट देने के भी कई तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक छड़ी तोड़ लाइए और जानवरों के जैसे और उस तरह से लकड़ी के बट्टे के जैसे उसको पीटने लगिए। आप उसको बताइए, उसको इस तरह फील करिए कि हाँ, वो बच्चा अपने आप को फील करे कि हाँ, हमने ये गलत काम किया हुआ है। मैं अपनी एक घटना बताती हूँ। मैं स्कूल टाइम में थी, तो मेरे यहाँ मेरे एक प्रिंसिपल थे, वो आर्मी स्कूल से आए थे। मैं केवी की स्टूडेंट थी, तो वो आर्मी स्कूल से प्रिंसिपल सर आए थे। तो वो उन्होंने देखा कि आर्मी स्कूल की तो डिसिप्लिन अलग होता ही होता है। तो वहां पे देखा तो कुछ बच्चे जो थे उनके शूज, हमारी मॉर्निंग असेंबली में ड्रेस चेकिंग होती थी, ड्रेस, और जो लोग नहीं ड्रेस अप प्रॉपरली होते थे, जिनके शूज गंदे हैं या वट, वाइट ड्रेस प्रॉपर नहीं है उनकी, तो उनको बैक में खड़ा कर दिया जाता था। तो वो बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे निकल गए। सर ने अनाउंस किया कि नहीं, अगली बार से फिर आपको ऐसे नहीं आना है, मतलब एक बार मैं छोड़ दूं। नेक्स्ट बार फिर कुछ बच्चे इस तरह आए, तो सर ने कुछ नहीं किया, हमारे प्रिंसिपल सर ने, उन्होंने ये कहा कि अगले सैटरडे को सारे बच्चे अपने स्कूल ड्रेस में नहीं आएंगे, अपने होम ड्रेस में आएंगे। मुझे ये घटना एकदम से अभी याद आई, ये डिसिप्लिन की बात आपने कही तो होम जो उनका अपना वैसे ड्रेस होता है, इजी ड्रेस में आएंगे। बच्चे बड़े खुश हो गए। अच्छा, मेरे फादर चूंकि उसी स्कूल में एज अ प्रोफेशन थे वो वहां पे, तो हम लोग भी बड़े खुश हुए कि हम लोगों को सैटरडे को तो अपने घर की ड्रेस में जाना है। वाह, बहुत अच्छा। पापा ने कहा जो ड्रेस आपकी है स्कूल की, आप उसी में जाएंगे। अच्छा, हम लोग तो उसी ड्रेस में गए, और बच्चे भी आए थे उसमें। और जो बच्चे फैमिली ड्रेस में आए थे, मतलब अदर देन स्कूल ड्रेस आए थे, उनको सर ने बुलाया बाहर, और देखिए क्या उनका तरीका था। उन्होंने कहा अब आप इस उसमें देखिए, किसी की शर्ट की कीमत आपको हर एक के उससे पता लग जा रही है। किसी की उस समय की जो भी रेट रहा होगा, कि 700 की ड्रेस शर्ट है, किसी की 200 की है, किसी की 150 की है, इसमें आपको कैटेगराइज पता चल रही है। और एक साइड उन्होंने स्कूल के ड्रेस के बच्चों को खड़ा किया, जो हम लोग स्कूल पे, इसमें आपको किसी बच्चे की ड्रेस का कीमत पता लग रहा है। इससे स्कूल ड्रेस इसलिए की गई है कि आप सब इक्वल लगो, बराबर लगो। और आपने, एक किसी ने हाई फाई ड्रेस डाल रखी है, किसी के घर की जैसी स्थिति है उसने वैसा ड्रेस डाल रखा। तो डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कूल लेवल। हम संस्कार जो कहते हैं ना, संस्कार यही डिसिप्लिन है जो हम स्कूल के अंदर, और बच्चों ने वहां पे शेम फील किया, और उसके बाद से उन्होंने कोई डांटा नहीं, कुछ नहीं, और सारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में सैटरडे से आने लग गए। तो एक ये उनका तरीका था करने, बहुत अच्छा था वो। एक हम लोगों के लिए लाइफ में लेसन मिला कि इस तरह से भी ऐसे हो सकता है। तो मैं ये कहती हूँ कि कारपोरल पनिशमेंट आप बहुत स्ट्रिक्ट मत दीजिए, लेकिन अगर आपको देश सेवा करानी है बच्चों से और देश के लिए जिलाना है, तो हमारे वो बच्चे भी हैं जो वहां पे सीमा पे खड़े हुए हैं, चाहे वो बीकानेर पे हैं, चाहे वो कश्मीर की सीमा पे हैं, चाहे जहां है, वो भी तो उसी हम ही लोगों जैसे बच्चे थे। वो अपनी बॉडी को उन्होंने स्ट्रेंथ कैसे दिया होगा। अगर हम इसी तरह से उनको जो है बहुत ज्यादा ऐसे इसमें पालेंगे कि हाँ, बहुत पैम्पर करेंगे, या बहुत ज्यादा हम उनको ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे उनके लिए, तो स्कूल एक ऐसी जगह है, मुझे लगता है फैमिली के अंदर तो ठीक है, हर आदमी उतना तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन स्कूल एक ऐसी व्यवस्था है जहां पे बच्चों को एक सार सारी चीजें सिखाई जा सकती हैं। उनको देश के लिए भी तैयार करना है, उनको साइंस के लिए भी तैयार करना है, उनको सोशल रूप में भी तैयार करना है, समाज के रूप में भी तैयार करते हैं। कहते हैं कि एक इंजीनियर की कमी छिप जाएगी, एक डॉक्टर की कमी छिप जाएगी, लेकिन एक टीचर की कमी कभी नहीं छिप पाएगी, क्योंकि उसने अगर किसी को बिगाड़ा तो पूरा समाज बिगड़ जाता है। एक इंजीनियर ने अगर कोई गलती कर दी तो वो प्लिंथ में चला जाएगा, एक डॉक्टर ने कर दिया तो चलो भाई ठीक है, उसका फिर से ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन एक टीचर ने अगर किसी स्टूडेंट को गलत बना दिया, तो बहुत लंबी पीढ़ी उसकी गलत गंदी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो
इसलिए मैं यही कहूंगी कि कारपोरल पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ पनिशमेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए, एक लेवल में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। बच्चों को जरूर ये पता होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें ये करना पड़ेगा। हम लोगों ने खुद स्कूल में अगर हम लोगों ने कोई गलत काम किया, मतलब मैं पर्टिकुलर अपने लिए तो नहीं कहूंगी, मैं थोड़ी सिंसियर भी थी, लेकिन और बच्चे जो नहीं करते थे उनको उसी धूप में खड़ा रखा जाता था। प्ले ग्राउंड का, स्काउट ग्राउंड का पूरा चक्कर लगवाया जाता था गर्मी में। आज आप देख लीजिए, आज बच्चों को कह देते हैं क्लास में प्रेयर करो। अरे अब हम उनको 15 मिनट भी नहीं खड़ा करते हैं धूप में, क्लास प्रेयर शुरू हो गई, इस तरह की चीजें शुरू हो गई। हम लोग क्लास प्रेयर के लिए तरसते थे कि जब मॉर्निंग असेंबली में कभी बारिश वारिश होती थी तब होती थी, गर्मी में कोई छुट्टी नहीं मिलती थी हम लोगों को। लेकिन ठीक है, अब जैसा समय चल रहा है तो उसमें हम लोग तो बहुत नहीं चेंज कर सकते। बट अगर हमारे व्यू से आप देखेंगे तो मुझे तो ये लगता है कि पनिशमेंट इज नेसेसरी। आपने जिन पेरेंट्स के बारे में कहा वो मैं तो बेसिकली हायर मिडिल क्लास फैमिलीज के बारे में कहा, जो गाड़ी में आ रहे हैं चाबी घुमाते हुए। तो आप हो सकता है आप जिस स्कूल में थी वहां पे हाई एंड स्टूडेंट्स लोग आते होंगे, बट जो सरकारी स्कूलें हैं जहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जाते हैं, वो आपको लगता है वो काफी हद तक बैलेंस्ड होंगे, या वो भी बिगड़ते चले जा रहे हैं? उनका बिगड़ने का कारण है, वो वहां पे ज्यादा हमें अभाव हो रहा है इसलिए क्योंकि एक तो उनके पेरेंट्स दोनों इस तरह के हैं, उनका नशावृत्ति है उनकी, और मतलब वो एजुकेटेड नहीं है बहुत ज्यादा पेरेंट्स। बहुत ज्यादा एजुकेटेड जो फैमिली एटमॉस्फेयर बच्चा देख रहा है, उसको जो प्यार मिलना चाहिए परिवार से, जो अफेक्शन मिलना चाहिए, जो परिवार का कंपेनियनशिप मिलनी चाहिए, वो चीज उसको नहीं मिल पाता। तो हर बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, हर बच्चा प्यार का भूखा है अपर्णा। तो वो चाहता है कि मुझे हमारे माँ बाप का प्यार मिले, लेकिन माँ बाप इस तरह से उसको नहीं दे पा रहे हैं। भाई माँ है वो चार घर में खाना बना रही है, काम कर रही है, या कोई फैक्ट्री में काम कर रही है, कुछ कर रही है, उनके लिए लेकर आ रही है। फादर जो है वो जा रहा है फैक्ट्रीज में काम कर रहा है, या कहीं गेट पे उनकी ड्यूटी है, गार्ड है, या वट एवर जैसे भी हैं। तो वो जिस परिवेश से आते हैं ना, और जिन बीच में बच्चे मिलते हैं, तो उस टाइम में आजकल मीडिया का जमाना है, मोबाइल और टीवी सबके पास है। मोबाइल से बहुत सारी चीजें बच्चों को अपने आप समझ में आ रही है, उनको बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अभी मैं एक दिन टीवी में देख रही थी कि रात के 10 बजे के करीब में दिल्ली में किसी महिला पुलिस ने दबिश दी। उनको कोई न्यूज मिली होगी कि यहाँ पे लड़के लड़कियां रहते हैं बहुत ज्यादा, तो उन्होंने रात में दिया, तो वो 13, 14, 16 साल की लड़कियां और उनके साथ में लड़के 18, 20, 22 साल के, और रात के समय में। और जब उनकी पुलिस ने मतलब अटैक किया है या पुलिस आई वहां पे, उन लोगों ने पकड़ा, तो उस समय में उनके जेबों से बहुत सारे सिगरेट्स, बहुत सारे ड्रग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें, और सबसे नंबर नहीं दे रहे थे, कुछ बच्चों से फिर नंबर लिया उन्होंने, डांट पाट के, डांट डपट के, और सबको लेके वो पुलिस स्टेशन आ गई और उन्होंने सबके पेरेंट्स को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि लड़की मदर कह रही है कि मैडम जी ये तो 3 दिन से घर नहीं आई लड़की, ये 3 दिन से नहीं। तो उन्होंने कहा तो आपने खबर नहीं लिया कि 3 दिन से बच्ची आपकी नहीं आई? उन्होंने डांटा। बोली हम क्या करें, हम रोटी कमाएं, इन लोगों के लिए पैसे कमाएं, कि हम इनका खबर रखें? बताइए, ये जवाब है उन लोगों का। पेरेंट्स भी ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, धरती पे ला दिया उनको, उसके बाद उनका काम खत्म। तो 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 स्कूल उन्होंने के साथ, डांटा बहुत ज्यादा इस तरह। तो ये स्कूल के बच्चों के साथ तो पेरेंट्स का भी एक स्कूल होना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड कि भैया व्हाट इज पेरेंटहुड, माता और पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सिखाना हाँ पड़ेगा हाँ अलग से। जरूर, नो डाउट, नो डाउट उनका भी एक इस तरह का जो कहते हैं ना कि रेफरल क्लासेस होनी चाहिए, इस तरह की रिमेडियल क्लासेस होनी चाहिए। तो रेमेडियल क्लासेस में इसी तरह हो सकता है, हम जैसे लोग हैं जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास है कुछ इस तरह की पोटेंशियल या कुछ इस तरह से करना चाहते हैं, गवर्नमेंट अगर अपने बिहाफ पे कराना चाहे तो हम लोगों की हेल्प ले सकती है ऐसे टीचर्स की।
एनजीओज टाइप हैं उस तरह के, कि उनको गाइड गाइड करने के लिए पेरेंट्स को, या जिस जगह वो काम कर रहे हैं, मान लीजिए फैक्ट्री में, घर में, तो जनरली अच्छे घरों में ही वो लोग काम करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी उनको गलत शिक्षा नहीं देता होगा कि तुम जाओ अपने बच्चों को बिगाड़ो या कुछ करो। फिर आदमी अगर वो करते होंगे तो सेफ ही करते हैं। लेकिन जिस भी जगह पे वो काम करती हैं, फैक्ट्रीज में या इस तरह, इन लोगों के लिए एक प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज करवाना चाहिए वहां के लोगों को, ग्रुप डी के लिए या इस तरह के लोगों के लिए प्रोग्राम, कि ये लोग अवेयर हो, ये लोग समाज में क्या गंदगी इनकी वजह से फैल रही है। बड़ों की तो गंदगी अलग है, वो तो हो रही है, वो अलग तरह के लेवल की गंदगी है। लेकिन ये जो नीचे से आ रहे हैं ना, ये जो पिरामिड बन रहा है, तो नीचे का जो हिस्सा है वो समाज में ज्यादा गंदा दिखाई देता है। और जिसका इफेक्ट ये है कि लड़कियां आजकल पढ़ रही हैं, ठीक है एजुकेशन बढ़ रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एजुकेशन बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ उनका ईगो, जो एक एग्रेसिवनेस है, एक नेगेटिव पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, वो चीजें बहुत आ रही हैं। पहले आप भी उस एज में रही होंगी, हम भी उसी एज में रहे होंगे, हम लोगों को यही सिखाया जाता था, बेटा अगर किसी ने कुछ कहा तो थोड़ा दो बात सह लो, चुप हो जाओ। सहने का मतलब कमजोरी नहीं था, सहने का मतलब ये था कि आप शांति से उस बात को, उस समय को आप निकाल दो, फिर जब समय आएगा तो आप जवाब दे देना। कोई जरूरी नहीं है कि हर बात का हम एक्शन का रिएक्शन ही करें, है ना। लेकिन आजकल की लड़कियों में, लड़कों में, हर एक में इस तरह की कमियां आ रही हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, वो बिल्कुल एडजस्ट नहीं होना चाहते हैं। लड़कियां भी बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो रही हैं। मैं इसको गलत प्लीज मत लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि जो एक नारी का स्वरूप होना चाहिए, धैर्य जिसको कहा गया है, नारी को धैर्य कहा गया है, नारी की तुलना धरती से होती है, कि धरती जैसे अपने ऊपर सब सहती है, तो माँ को हमेशा लड़की को एजुकेट करना पड़ेगा। माँ को अपने वियर एंड टीयर में हर समय क्लब और पार्टीज में नहीं रहना पड़ेगा। उनको सीरियसली, ये नहीं कि मैंने दो लाइन बोल दिया, अरे बेटा ठीक से रहना, ये रहना, वो नहीं। आपको उसके साथ बहुत इंटेंस के साथ, बेटी के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप उसकी हर एक्शन रिएक्शन, हर सोच में, अगर वो चुप बैठी है तो क्यों बैठी है, आप जाइए उसके रूम में, उसको कमरे में सहलाइए। हो सकता है किसी बच्चे ने, किसी लड़के ने, किसी तरह की उसको फीलिंग आ गई हो, किसी ने उसको हर्ट किया हो। यही हर्ट जो है आगे चल के उसके अंदर रिवेंज की भावना लेते 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 क्या स्तर आज पहुंच रहा है। शायद अपर्णा जी आपने भी अभी कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा, कितने घर बर्बाद हो रहे हैं। ये जिस बचपन से अगर उसकी माँ ने उस बच्ची को देखा होता, उसके एटीट्यूड को, उसकी साइकोलॉजी को समझा होता, तो आज शायद एक घर का चिराग नहीं बुझा होता। तो लड़कियां सोचती हैं 20-25 हजार, 30 हजार, 40 हजार, मुझे वॉट एवर जो भी है, मतलब आजकल हमें सैलरी मिल जा रही है, हम तो अब दुनिया, हम मेरी कर लो दुनिया मुट्ठी मुट्ठी में। में, अब तो मेरी मुट्ठी में सारी दुनिया, हाँ सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई, अब मेरे जितना तो कोई नहीं है, अपना एटीट्यूड होता है। हाँ, वो वापस कब आती हैं, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, वही वाली बात है। जब सब लुट जाता है, सब खत्म हो जाता है, तब आप 38, 40, 45 साल की उम्र में जब आप धरती पे आते हो, तो आप कहीं के भी नहीं रहते हो, क्योंकि आपके भाई का परिवार बस चुका होता है, आपके माँ बाप इस या तो होते नहीं है, या तो होते हैं तो इस अवस्था में नहीं होते हैं कि आपको सपोर्ट कर पाए। और फैमिली तो आपने अपनी अपने अहंकार में बनाया ही नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपको समझा रहे हैं, कह रहे हैं, तो आपको उन सब बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने जमाने के जो कहते हैं एहसास से, उन वो आपको कोई बात बता रहे हैं। कहते हैं कि आंवले का खाना और बूढ़ों का बताना स्टार्टिंग में तो बहुत खराब लगता है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर आप आंवले को खाइए ना, तो पहले तो बहुत कसैला सा लगता है, बट आंवला इज सो बेनिफिशियल फॉर द स्टमक और होल बॉडी, कि आपको पता ही है रिचेस्ट पार्ट है विटामिन सी का आंवला। और उसी तरह बूढ़ों की बात है, बूढ़े मतलब बड़े लोगों की बात है,
पहले तो बहुत कड़वी लगेगी कि हर समय हमको सिखाते हैं, टोकते हैं, बताते हैं। ठीक है, आज का समय नहीं है बहुत ज्यादा टोकने का, समझाने का, सिखाने का, लेकिन प्यार से बैठने का तो समय है। हम अपने फैमिली के साथ, हमारे मेरे खुद के 2 बच्चे हैं अपर्णा जी, और दोनों बच्चे आप लोगों के उससे बाहर में हैं, दोनों बच्चे बाहर से एमएस कर रहे हैं इस समय। लेकिन फिर भी मेरा अगर कोई भी बच्चों का एक रिंग आ गया, मैं अपना कितना भी इम्पोर्टेंट चीज होता है, मैं छोड़ के उनके साथ, मैं आधी सब्जी कच्ची में ऑफ कर देती हूँ गैस, कि वो बाद में पक जाएगी, बट बच्चों के साथ पहले मैं पूरा टाइम दूंगी। क्योंकि अगर मैंने जरा सा कह दिया ना बेटा मैं अभी बिजी हूँ, तो वो उनका जो एक टेम्पो बना हुआ है मेरे से बात करने का, वो खत्म हो जाएगा। फिर शायद वो आधा घंटा बाद ना मेरे से उस फीलिंग से बात कर पाए। तो और मैं भी उनके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हूँ, और वो भी मेरे साथ हर चीज, अगर उन्होंने कोई चीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत करी है ना, तो इतने कंफर्टेबल हैं वो हमसे कि वो हर बात हमसे शेयर कर देते हैं। तो आज मैं इस बात के लिए ईश्वर को, उस स्पिरिचुअल पावर को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने इस तरह के उनको मुझे गाइडेंस दिया कि मैं उनके साथ इतनी फैमिलियर होके उनका डेवलपमेंट कर पाई, और साथ में वो भी हमारे से जुड़े रहे, और बहुत अच्छे से अभी तक तो सब ईश्वर ने सही किया है। आगे सब प्रभु की इच्छा, जैसा वो चाहे वैसा होगा। ठीक है सुनीता जी, आज तो बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत लंबी बातें भी हो गई। हम फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। आप कुछ और हमको पते की बात बताइए। आज तो बहुत बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने कि पेरेंट्स को भी एक ट्रेनिंग काइंड ऑफ जरूरत है, खास करके आजकल के जो नए पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि एक टैब पकड़ा दो बच्चे को, हो गया उनका ड्यूटी खत्म। और फिर वो दे देते हैं आया के बस हाथ बस। में, जो जो झोपड़पट्टी से आती है, जिंदगी में कभी खाना नहीं देखा, जिसने उसके सामने दिखा रहे हैं बच्चा फल, एक फल का एक वो खा के फेंक दे रहा है फल, वो वेस्टेज देखती है, बस्ती ब्रेड बिल्कुल। आया, हाँ तो हाँ। उन वो अपना निकालेगी। बड़ा वो आपने कहा भी था। आज हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे एक बिकॉज टाइम इज एक शॉर्ट। हाँ बोलिए। एक एक पॉइंट और मैं अपना शेयर करना चाहूंगी कि जैसे बच्चे, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि बच्चे ना एक मासूम यंत्र हैं, एक एक यंत्र हैं बच्चे, वो स्वतंत्र है। बच्चे स्वतंत्र हैं, वो कुछ भी करें। स्व का मतलब क्या होता है? उनके अंदर ही जो यंत्र है, वो उसको हमें पेरेंट्स को जगाना। हम उनको क्या करते हैं, हम मशीनरी मैकेनिकल उनको जगाते हैं, उनको टैब दे दिया, उनको मोबाइल दे दिया, उनको सारे गैजेट्स दे दिए। नहीं, उनके अंदर वो यंत्र जगाना है अपर्णा जी, जो उनके अंदर वो जागृति हम पेरेंट्स को करना है कि वो सच और गलत को खुद पहचान ले। हर समय उनके साथ, कोई बड़ा हो या ना हो, हर समय हम अगर छोटे पौधे को देखते भालते रहेंगे ना, बहुत बचपन से अगर हमने कोई पौधा गमले में लगाया तो स्टार्टिंग में हमें बहुत देखना पड़ता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा ग्रोन अप हो जाता है और अगर हम उसे जमीन में कर देते हैं, तो फिर वो अपने आप, बेला है या मोगरा है या गुड़हल है, कोई भी फूल है, वो अपने आप फल आते रहते, करते रहते। बट स्टार्टिंग में हमको थोड़ा सा, 2 पत्तियां भी होती है तो सूखने का डर रहता है, हमको हमेशा उनका ध्यान देना पड़ता है। तो हमारे बच्चे वो यंत्र हैं। हमने बच्चों को स्वतंत्रता दिया, फ्रीडम दिया, बट हमने उस फ्रीडम का अर्थ ही नहीं समझा कि व्हाट इज फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब है स्व का तंत्र जानना, अपने अंदर की सारी बातों को जानना। अपने अंदर क्या, हमारे अंदर ही अच्छी बातें हैं, हमारे अंदर ही बताया है ईश्वर ने, या जो भी बड़े हैं वो ये बताते हैं। चोरी, जो हमारे 6 एनिमीज हैं, उनके बारे में शुरू से कहानियां हैं, स्कूल की मॉरल टीचिंग्स हम्म में हम्म हमारे दादा नाना बाबा दादी पेरेंट्स सब ने ये बातें बताई हैं। और जब भी वो कहानी सुनाते थे, चाहे राम की सुनाए, चाहे कृष्ण की सुनाए, चाहे मोहम्मद साहब की सुनाए, गुरु नानक की सुनाए, हर एक में एक लेसन होता था। वही हमारे यंत्र को जगाने का है। और उस यंत्र को अगर हमने चलाना सीख लिया ना, और जिस माँ बाप ने उस गाड़ी को बच्चे को चलाना सिखा दिया, फिर तो वो फ्री रोड पे लेके कहीं भी दौड़े, उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सही, बिल्कुल सही। बस, इसी ये मेरा नोट पे कहना है। आज का हम ये वाला एपिसोड
खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। फिर से मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा अपर्णा जी, आपने मुझे अ, अपने मन की बात कहने के लिए, जहाँ की जो आपने ये टॉपिक लिया कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, सच में हमने मन की बात, मन में बहुत सारी चीजें उठती रहती हैं और हमें कोई ऐसा चाहिए जहां हम अपने बच्चों को और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें। थैंक यू अपर्णा कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है, और आगे कभी फिर जरूरत होगी तो आप जरूर हम लोगों को याद जरूर करिएगा। जरूर, आप सोचिए, जरूर। अच्छे टॉपिक सोचिए, मार्गदर्शन के टॉपिक सोचिए, हम फिर से करें। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।